उत्सव के आपको तमाम रंग दिखाए, लेकिन ये उत्सव अभी खत्म नहीं हुए हैं। जी हाँ, आपको लिए चलते हैं हम सीधे कुल्लू। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव यहां पर चल रहा है। इसकी धूम देखने को मिल रही है। यहां भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ कुल्लू में दशहरा की शुरुआत हो गई है। कुल्लू के दशहरे का शुभारंभ पारंपरिक अनुष्ठान के साथ हुआ और अगले 7 दिनों तक इसका दिव्य रंग दिखेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ विशेष रंग। पहाड़ी अंचल का ये पारंपरिक नाद यहाँ की संस्कृति, आस्था और विरासत को बनाए रखने का नाद है। परंपराओं को जीवित रखने की ये रवायत निभाई जा रही है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में, जहाँ देव मिलन के इस त्योहार में स्थानीय देवी देवताओं के शामिल होने की भी मान्यता है। हर साल की तरह इस साल भी स्थानीय लोक ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच विश्व प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा उत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। दरअसल लोक मान्यता है कि कुल्लू की पवित्र भूमि पर भगवान रघुनाथ यानी श्री राम का वास है, इसलिए भगवान रघुनाथ का कुल्लू से गहरा नाता है। जैसे रामायण में 9 दिनों तक देवी भगवती की आराधना के बाद भगवान राम की 10वें दिन लंका की तरफ कूच करने की बात लिखी गई है, बस वैसे ही यहाँ भी 10वीं तिथि पर भगवान रघुनाथ अपने रथ में बैठकर अस्थायी शिविर तक जाते हैं। इसी मान्यता को निभाते हुए दशहरा महोत्सव में भगवान रघुनाथ के रथ को हजारों श्रद्धालुओं ने खींचा और इस रथ को ढालपुर मैदान तक पहुंचाया। इस दौरान सैकड़ों देवी देवताओं की भी रथ यात्रा में मौजूदगी रही। करीब 374 साल पुरानी कुल्लू दशहरा की परंपरा बेहद निराली है। देव मिलन की इस अनोखे उत्सव में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है, जो रघुनाथ रथ खींचने में अपनी अपनी भागीदारी जरूर निभाते हैं। भगवान रघुनाथ की इस रथ यात्रा में माँ हिडिम्बा, माँ गायत्री, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ काली, ओडी देवता, बिजली महादेव, देवता आदि ब्रह्म, देवता कार्तिक स्वामी, देवता नाग धूमल, देवता वीरनाथ, देवता वीर केला समेत करीब 300 देवी देवता शामिल हुए। कुल्लू दशहरा शुरू होते ही यहाँ के ढालपुर मैदान का नजारा देवी देवताओं के आगमन से मानो देवलोक में बदल गया है। इस बार कुल्लू दशहरा उत्सव में सुरक्षा की दृष्टि से आयोजन क्षेत्र को 12 सेक्टर में बांटा गया। पूरे क्षेत्र में 1300 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इस साल कार्यक्रम में करीब 25 देशों के राजदूत भी शामिल हो रहे हैं। वैसे तो दशहरा उत्सव में देवभूमि हिमाचल की संस्कृति और परंपरा की झलक साफ नजर आती है। इस लिहाज से राष्ट्रीय स्तर पर खेल उत्सव का भी इस बार आयोजन हो रहा है, जो 15 से 18 अक्टूबर तक होगा। इसमें महिला कबड्डी, वॉलीबॉल, पुरुषों की कबड्डी और दूसरी प्रतियोगिताएं भी होंगी। अपनी अनूठी और समृद्ध संस्कृति के लिए देश दुनिया में पहचान रखने वाले हिमाचल प्रदेश का ये दशहरा महोत्सव स्थानीय जनमानस में रचा बसा है। अब 19 अक्टूबर तक कुल्लू का ढालपुर मैदान जय रघुनंदन जय सियाराम के जयकारों और देसी विदेशी लोगों की आवाजाही से गुलजार रहेगा। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 10 दिनों तक हम नवरात्र मनाते हैं और 10वें दिन यानी कि 10वीं के दिन हम दशहरा मनाते हैं, लेकिन कुल्लू में 7 दिन तक दशहरे का ये उत्सव चलता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में दशहरा उत्सव को देवी देवताओं का एक महाकुंभ कहा जाता है और 374 साल पुरानी मान्यता है कि कुल्लू दशहरा उत्सव में घाटी के सभी देवी देवता सम्मिलित होते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि देव मिलन के त्योहार में शामिल होने के लिए घाटी के सभी देवी देवता ढालपुर मैदान में आते हैं। कहा जाता है देवताओं की मौजूदगी में धूमधाम से 7 दिन तक कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। कुल्लू दशहरा उत्सव और उल्लास की एक ऐसी परंपरा जो सदियों से कायम है। संस्कृति और धार्मिक आस्था का एक ऐसा प्रतीक जिसका इतिहास 374 साल पुराना है। हिमाचल के लोगों की ये ऐसी परंपरा है जिसका संबंध अयोध्या से है, भगवान रघुनाथ से है। जब पूरे देश में दशहरा उत्सव संपन्न हो जाता है, तब हिमाचल के कुल्लू में दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ दशहरा की शुरुआत होती है और पूरे 7 दिनों तक रहती है।
उत्सव के इन 7 दिनों के दौरान हर दिन अलग अलग परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। माना जाता है कि 10वीं के बाद पूर्णिमा के दिन रावण का वध हुआ था, इसलिए यहाँ दशहरा उत्सव के आखिरी दिन पूर्णिमा के अवसर पर लंका दहन की प्रथा निभाई जाती है। कहा जाता है कि 1650 के दौरान कुल्लू के राजा जगत सिंह ने रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू में स्थापित किया था और राजा जगत सिंह ने यहाँ के सभी देवी देवताओं को उस उत्सव में आमंत्रित भी किया था। तभी से देव मिलन के प्रतीक के रूप में कुल्लू में दशहरा उत्सव मनाया जाता है। 1650 में रघुनाथ जी को यहाँ अयोध्या जी के चेतरनाथ के ठाकुर की मंदिर से लाया गया। राजा जगत सिंह जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उस समय इनकी मूर्तियां वहां से लाए गए। और जो सीता माता की मूर्ति है, ये उस समय की मूर्तियां हैं जब अश्वमेध यज्ञ में और बनाई गई थी, क्योंकि राम है, राम का फिर क्या रहा है, राम से जुड़े दशहरा रहा है, इसलिए ये उस समय फिर सभी देवी देवताओं ने रघुनाथ जी को अपना अधिष्ठाता माना और विजयदशमी का आरंभ चला। हिमाचल प्रदेश में दशहरा उत्सव को देवी देवताओं का महाकुंभ कहा जाता है। मान्यता है कि कुल्लू दशहरा उत्सव में घाटी के सभी देवी देवता शरीक होते हैं। कुल्लू का दशहरा न केवल धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि ये सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं का अद्भुत मेल है, जिसका श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पूरे साल इंतजार रहता है। और यही वजह है कि कुल्लू दशहरा का उत्सव देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, गुड न्यूज टुडे। कुल्लू महोत्सव बेहद खास है अपने आप में, इसलिए हजारों लोग न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेश से भी यहां पर पहुंचते हैं इस पर्व को देखने के लिए। लेकिन नवरात्र और दशहरा के बाद भरत मिलाप का उत्सव भी काफी धूमधाम से मनाने की परंपरा है। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक में इसका आयोजन हुआ। बिल्कुल, भगवान श्री राम और उनके भाई भरत के मिलाप के पीछे लोगों की अनंत आस्था जुड़ी हुई है। इसके चलते इसका मंचन देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। ये दृश्य भरत मिलाप का है, जिसका मंचन वाराणसी और प्रयागराज में हुआ और गवाह बने लाखों श्रद्धालु। जब प्रभु श्री राम और भरत का मिलाप हुआ तो हर तरफ जय श्री राम का जयकारा गूंज उठा। वाराणसी के नाटी इमली के मैदान में जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का मिलाप हुआ तो सभी की निगाहें इस अद्भुत दृश्य पर टिक जाती हैं। मान्यता है कि इस भरत मिलाप के मंचन के दौरान भगवान राम प्रकट होकर दर्शन देते हैं और भक्तों की सारी बाधाओं को हर लेते हैं। और प्रभु राम के दर्शन वास्तविक रूप से होते आ रहे हैं। किन्हीं भी परिस्थितियां हो, इस राम और भरत के मिलन को किसी ने, कोई भी प्राकृतिक या जो है मानवीय किसी भी अवरोध ने इसको नहीं रोक पाया। वाराणसी के इस भरत मिलाप उत्सव की शुरुआत करीब 481 साल पहले हुई थी। तुलसीदास जी के समकालीन संत मेघा भगत ने इसकी शुरुआत की। चित्रकूट रामलीला समिति के इस ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। Here to India for about 2.5 months. Our friends said we should come here and see this festival because it's so special, so important in the Hindu world. And we saw it's like a show of the story last night in the big arena, and then we saw these guys. I'm amazed that these guys have been going since last night. We saw them start their journey. That seems so impressive. आनंद बहुत आता है, उसके मतलब कोई सीमा नहीं है, आनंद की सीमा नहीं है। यहाँ हम 8-10 सालों से आ रहे हैं और इसमें लगता है कि बिल्कुल भगवान का साक्षात मिलन हो रहा है।
हर साल की तरह इस साल भी काशी नरेश हाथी पर सवार होकर प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुँचे। दशहरा के अगले दिन संगम नगरी प्रयागराज के चौक इलाके में भी भरत मिलाप का आयोजन हुआ। वहीं इस भरत मिलाप को देखने आए लोग भी चारों भाइयों के मिलन को देख भाव विभोर हो जाते हैं। जयकारों से गूंजता है। प्रयागराज का ये जो भरत मिलाप का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक है। ये प्रसंग जो भरत मिलाप का होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, ये प्रसंग जब आपस में परिवार का जब मिलन होता है तो बहुत ही सुंदर और मार्मिक होता है। नवरात्र और दशहरा के बाद भरत मिलाप का उत्सव मनाने की ये परंपरा यूपी के इन शहरों में सदियों से चली आ रही है। भरत मिलाप की इस परंपरा के साथ लोगों की अनंत आस्था जुड़ी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। प्रभु श्री राम की नगरी में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। इस बार यहां 25 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिसके लिए 32,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स होंगे। और इस बार अयोध्या का दीपोत्सव इसलिए भी विशेष है क्योंकि मंदिर में रामलला के विराजने के बाद ये पहला दीपोत्सव मनाया जाएगा। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही एक बार फिर से राम नगरी में होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन इस बार अयोध्या का दीपोत्सव खास रहेगा। वो इसलिए कि इस बार नए राम मंदिर में रामलला जो विराजे हैं, सो इस बार राम भक्तों के लिए अयोध्या में दीपावली मनाने का आनंद एक अलग ही एहसास देगा। यही वजह है कि इस बार खास तौर से राम नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारियां अभी से शुरू कर दी जा चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार 32,000 से ज्यादा वॉलंटियर 25 लाख दिए जलाएंगे, जो खुद में एक नया विश्व रिकॉर्ड होगा। ये दीपोत्सव इतना अलौकिक होता है कि उसकी रोशनी में मानो अयोध्या जीवंत हो उठती है। रामनगरी में एक ऐसी रात जब लाखों दिए यहाँ के गली कूचों को अपनी रोशनी से जगमगा देते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि दीपोत्सव के दौरान रामनगरी की प्राचीन परंपराओं और रामायण कालीन युग की स्मृतियों से लोगों को रामलीला और लाइट एंड साउंड शो के जरिए परिचित कराया जाएगा। उत्सव की रौनक अयोध्या के बीकापुर में भी बिखरी नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ नंदीग्राम महोत्सव भी बड़े जोर शोरों से मनाए जाने की तैयारियां हो रही हैं। 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले नंदीग्राम महोत्सव में भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें खास तौर से राष्ट्रीय स्तर के गायक और गायिका भाग लेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में प्रयागराज मार्ग पर ऐतिहासिक भरत कुंड बना है, जिसे नंदीग्राम के नाम से भी जाना गया है। मान्यता ये है कि ये वो जगह है जहां भगवान राम के भाई भरत ने 14 बरस के वनवास के दौरान भगवान राम की अनुपस्थिति में कौशल राज्य पर शासन किया था। बहरहाल नंदीग्राम महोत्सव हो या दीपोत्सव की रौनक, सरयू किनारे बसी रामनगरी जहां दियों की हल्की झिलमिलाहट से रंगीन होगी, तो वहीं नंदीग्राम महोत्सव भी देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को अपनी भव्यता और इतिहास की कहानी कहता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, दशहरा के बाद अब दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम सारी तैयारियां आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बात सेहत की कर लेते हैं, क्योंकि चाय पर चर्चा हो रही है, खान पान की बात हो रही है। तो एक बात आपको और बता देते हैं कि हमारे पर्यावरण के हिसाब से जो भारतीय खाना है उसको सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे कहते हैं कि हमें खाना वही चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा हो, लेकिन भारतीय खाने को पर्यावरण और प्रकृति के लिए भी सबसे अच्छा माना गया है। देखिए, अब तक कई सारे रिसर्च इसको लेकर के आए गए हैं और ये भी कहा गया है कि भाई जिस जगह पर जैसा क्लाइमेट होता है उसी हिसाब से वहां खाना भी उपजाया जाता है या फिर उसी हिसाब से लोग वहां पर खाते हैं। तो एक रिपोर्ट आई है, दावा किया जा रहा है स्विट्जरलैंड बेस्ड ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF की लेटेस्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है और इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले भारत के खान पान की तारीफ से जुड़ी आप ये रिपोर्ट देख लीजिए।
और डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, डाइटिशियन हैं। डॉक्टर शिखा, आपको बहुत लंबे समय से सुनते पढ़ते और आपके आर्टिकल्स बहुत पहले, मुझे याद है कि जब हम ग्रेजुएशन में ही थे तभी आपके आर्टिकल्स छपा करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसके मैगजीन में भी, तो वो पढ़ा करते थे। तो ऑफकोर्स इससे बेहतर, इस रिपोर्ट को इससे बेहतर आप बताने वाला और कोई हो नहीं सकता है। ये बताइए कि हमारे खान पान को लेकर हम तो जानते ही हैं कि जिस तरह का क्लाइमेट होता है वैसा ही खान पान आपको सूट भी करता है, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है WWF की, वो क्या ये भी पुष्टि इस बात की करती है कि अगर हमारा खान पान यानी कि इंडियन फूड जो है वर्ल्ड वाइड अगर लोग खाएं तो उनकी भी बेहतरी उसमें है? बिल्कुल आपने सही कहा, एंड थैंक गॉड कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ने इस चीज को एंडोर्स किया है, क्योंकि तब पूरी दुनिया इस चीज को पढ़ेगी और समझेगी। और मैं आपको 3-4 चीजें बताती हूँ जो हमारे इंडियन डाइट में है, जो कि साइंटिफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए, इंसान के लिए भी और प्लैनेट के लिए भी। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने हाईलाइट करी है, प्लांट बेस्ड डाइट। आज के समय में जितने भी डॉक्टर्स हैं वर्ल्ड ओवर, वो कह रहे हैं कि अगर आपको आर्थराइटिस, आपको एस्थमा, आपको कैंसर, आपको हार्ट अटैक से बचना है तो आपकी डाइट में प्लांट बेस्ड एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। और इंडियन डाइट्स में सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये पूरी दुनिया की जो साइंटिफिक बॉडी है इस चीज को कह रही है। यहाँ तक कि जो टॉप मोस्ट एथलीट्स हैं वो भी प्लांट बेस्ड डाइट को अपना रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर हो गया है कि प्लांट बेस्ड डाइट से आपकी बीमारियां नहीं होती हैं और आपको सारे पोषण मिलते हैं जो आपको मिलने एज ए ह्यूमन बीइंग चाहिए। सेकेंड थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हमें समझना चाहिए कि आज के समय में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो क्लियरली कह रही है कि आपके डाइट में वैरायटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ गेहूं और चावल से बनी हुई चीजें खा रहे हैं। वेस्ट में गेहूं और चावल ही स्टेपल डाइट है, यानी उसके बाहर कुछ ज्यादा खाया नहीं जाता। जबकि हमारे देश में अगर आप देखें मिलेट्स, बहुत ज्यादा मिलेट्स इस्तेमाल होते हैं और आज भी छोटे शहरों में मिलेट्स का इस्तेमाल होता है। साउथ में रागी है, ज्वार है, नॉर्थ में बाजरा है। तो ये, और नवरात्रों में तो खास कर आप देखें कि गेहूं और चावल को खाया ही नहीं जाता और बाकी चीजों को खाया जाता है। तो यानी हमारी परंपरा में ये बहुत क्लियर है कि आपको डाइवर्सिटी खानी है। उसका इंसान की बॉडी पे तो फर्क पड़ता ही है, एक बहुत ही बेनिफिशियल होता है, उसको बाकी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। प्लैनेट पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप सिर्फ गेहूं और चावल की खेती करते हैं तो वो जो सॉइल है वो डिप्लीट हो जाता है, उसकी अपनी नरिशमेंट खत्म हो जाती है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे सॉइल खत्म हो जाएगा वैसे आगे आने वाले समय में ये अनाज ही नहीं उगेगा और पूरे जो लैंड है वो बंजर हो जाएगा। इंडिया में रोटेशन होती है क्रॉप की, यानी कभी आपने एक अनाज उगाया, फिर दूसरा उगाया, फिर तीसरा उगाया। उससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो इरोड नहीं होता, सस्टेनेबिलिटी रहती है, जो कि प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, यानी कि चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने के साथ साथ न सिर्फ हम खुद को हेल्दी बना रहे हैं बल्कि अपने प्लैनेट और सॉइल को भी। और अगर आपको याद हो, आपने बहुत अच्छी बात कही, G20 में जब भारत ने अध्यक्षता की थी तो पिछले ही साल हमने मिलेट ईयर भी मनाया है। मिलेट्स को किस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी प्रमोट किया था। और अभी हाल फिलहाल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक इंस्ट्रक्शंस दी है कि वहां पर जितने बच्चे 12 साल से कम हैं वो सभी वेजिटेरियन डाइट पे जाएं, क्योंकि वहां पर ओबेसिटी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है। और कहीं ना कहीं अमेरिका भी अब भारतीय खाने को मानने लगा है। वो मान रहे हैं कि जो इंडियन फूड है वो कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जैसे सबसे बड़ी बात जब होती है कि भाई प्रोटीन की बात होती है, और प्रोटीन में बाहरी देशों में बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड और इस सब पे जोर होता है, जो प्लैनेट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उस पे प्लैनेट पे बहुत जोर पड़ता है, बहुत उस पे लोड पड़ता है। इंडिया में जो प्रोटीन की जो वैरायटी है वो अलग अलग चीजों से आती है। यानी कि जैसे अगर आप देखें कि हमारे जो मूंगफली है, सोया है, हमारे बाकी नट्स एंड ऑयल सीड्स है, तिल है, विंटर्स में तिल के लड्डू खाए जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी वो ऐसी व्यवस्था थी कि नट्स एंड ऑयल सीड्स सस्ते से लेके महंगे तक हर तरीके के नट्स एंड ऑयल सीड्स की हमारे पे एक परंपरा थी खाने की। वेस्ट में नहीं खाए जाते, यहाँ पे खाए जाते हैं। शिखा जी, एक बात और जानना चाहूंगी। देखिए, ये बताइए कि आजकल वीगन डाइट का कॉन्सेप्ट जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो ये बताइए कि क्या वो भी हेल्दी रहने के लिए कारगर है, जिसमें दूध का सेवन और पनीर का सेवन, दूध से उत्पादक कोई भी चीज हो उसका सेवन नहीं किया जाता?
देखिए, आजकल अगर हम वीगन की बात करें तो उसका जो रूट कॉज है क्या है, उसका रूट कॉज है कि जो गाय से हमें दूध चाहिए होता है तो वो एक हम नॉर्मल जैसे गाय जैसे फार्म में चारा खा रही है इस तरह से नहीं होता। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे वो गाय एक छोटे से क्यूबिकल में बंधी रहती है और उसका दूध निकाला जाता है और वहां पे उसको इन्फेक्शन भी होते हैं, उस दूध की क्वालिटी भी कम होती है और आगे जाके क्योंकि कुछ सीजन्स में जैसे मानसून सीजन है या कुछ सीजन है उसमें गाय दूध उतना नहीं दे पाती है तो क्या होता है फिर उसमें मिलावट की जाती है, उसमें सोयाबीन का प्रोटीन मिलाया जाएगा, उसमें ऑयल मिलाया जाएगा ताकि उसकी फैट और उसकी प्रोटीन की जो मेजरमेंट है वो बनी रहे। और शिखा जी कई तरह की चीजें हो गई हैं, ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शंस गायों को पड़ते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं जिससे कि हमें भी नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। अच्छा, ये भी बात बीच में आई कि दशहरा में बहुत लोग फास्ट करते हैं, उसके बाद एकदम से टूट पड़ते हैं खाने पे तो आप लोगों की क्या राय है? देखिए, नवरात्रि में मैंने देखा है ज्यादातर ये खाने पीने वाला फास्ट होता है जिसमें लोग अच्छे से खाते हैं और मतलब मैंने भी फास्ट रखा था। तो आपने खाया? आपके बारे में बता रही है। आपने कितना खाया और क्या नहीं, क्या इतना नहीं मैंने खाया, मैं एक बार ही खाती थी और वो शाम को होता था, बाकी पूरे दिन आप फ्रूट्स वगैरह खाते हो। लेकिन आप तो नवरात्र डाइट खाती होगी ना? हाँ, नवरात्रि डाइट होती है जो अलग अलग मिलेट्स, हमने अभी बात ही की। अच्छा, मिलेट का यूज किया आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग तरीके से। दीपिका, आप? मैंने फास्ट में भी खाया, नहीं था तब भी खाया। गुड, मतलब खाती पीती रही। हाँ, खाते पीते वाला, खाते पीते आपने पूरा फेस्टिवल मनाया है। क्या मैं तो मौजूद थी सीआर पार्क में और वहां पर तो देखिए बाकायदा आनंद मेला लगता ही इसलिए है कि लोग आए और खा सके। और वहां पर एक और कंसेप्ट चलता है कि भाई दुर्गा पूजा में तो ये क्योंकि फेस्टिवल है, माँ का आगमन है, माँ आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि खा पी के बंगालीज उस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो बीइंग अ पंजाबन मैं अपने आप को कंट्रोल तो कर नहीं पाई और आप वहां से हमें दिखा भी रहे थे। देखो, त्योहारों के मौसम में और खासकर नवरात्रों में वो कुट्टू के आटे की रोटी बनती है, आलू बनते हैं, वो तुम खाते हैं। पर मैं खुद भी वेजिटेबल्स बहुत पसंद करती हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स के सैलेड्स और ये सब कुछ, ये मेरे टेस्ट में है, सो मैं ये रेगुलरली खाती हूँ। देखिए, इससे मुझे कई लोग जो है ना, खास करके इस पूरे त्योहार के टाइम को इसलिए भी यूज करते हैं कि वेट लॉस भी हो जाएगा और माँ की आराधना भी हो जाएगी। तो कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, तो वैसा बहुत लोगों ने हालांकि किया है। और इस बीच चलिए अब देखिए, मौसम बदल रहा है और दशहरा बीतने के साथ साथ अब ठंड भी दस्तक देने को तैयार है। धीरे धीरे तापमान में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। तो चलिए आइए जानते हैं कि अभी मौसम का क्या हाल रहने वाला है, खासकर यूपी में अगले 5 दिन कैसा मौसम रहेगा। ये जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। देश के करीब करीब सभी हिस्सों से मॉनसून की वापसी हो चुकी है और अब मौसम करवट ले रहा है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो यहाँ सुबह शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के न्यूनतम तापमान में अगले कुछ दिनों में गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड दस्तक दे सकती है। दशहरा के बाद से यूपी में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने वाला है और इस दौरान बारिश जैसी कोई संभावना नहीं है। 15 और 16 अक्टूबर को भी यूपी में किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। दोनों ही दिन प्रदेश में मौसम साफ बना रह सकता है। 17, 18 और 19 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में बादल एकदम साफ रहने की उम्मीद है, तो पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल यूपी में कोई खास ठंड नहीं हो रही है, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में सुबह तड़के और रात के मौसम में तब्दीली देखने को जरूर मिल रही है। तराई और ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से तापमान में गिरावट हो रही है। हालांकि एक तरह से मॉनसून भले ही विदाई ले चुका हो, लेकिन अभी पूरी तरह से गया नहीं है। इसके एक बार फिर वापसी की संभावनाएं बन रही हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग की रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक झांसी के अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि प्रयागराज यूपी का सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाकी सभी जिलों में 30 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान रहा। वहीं इटावा और मुजफ्फरनगर में 17.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, उत्तर भारत में पारा धीरे धीरे लुढ़क रहा है और सर्दियों का मौसम दस्तक दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, सर्दियां तो दस्तक दे रही हैं, लेकिन दिल्ली वालों का हमेशा यही कहना होता है कि सर्दी से नहीं, पोल्यूशन से डर लगता है। क्यों? और जैसे ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होता है, एक प्रॉब्लम साथ में आ जाती है कि हवा की गुणवत्ता जो है खराब होनी शुरू हो जाती है, और फिर एक पॉइंट आता है जब बहुत ही डिटेरियोरेट हो जाती है और तबीयत भी इससे खराब होती है। जैसे जब आज मैं घर से निकली तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि दिवाली आने वाली है और प्रदूषण भी उस तरह से बढ़ जाएगा, तो मैंने मास्क लगाना शुरू कर दिया। तो बहुत से लोग करते हैं। बिल्कुल, इस समय खास करके हम याद अगर करिए कुछ साल पहले की, हम इंतजार करते थे इस समय का। गुलाबी ठंड होती थी, हल्की हल्की ठंड होती थी, और हमें बहुत अच्छा लगता था वो उमस, ह्यूमिडिटी और उन सारी चीजों से छुटकारा। लेकिन अब ठीक उल्टा हो गया है। अब ये मौसम जैसे ही आता है, हमें ये लगने लगता है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे बच्चों को भी होती है सांस लेने में, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और अदरवाइज भी जो बड़े हैं उनको भी। और अब आपने जैसा कहा ही मास्क लगाना शुरू कर दिया है कि लास्ट ईयर इसी दौरान मैंने मास्क लगाया था, क्योंकि बहुत परेशानी होती है, आईज में भी प्रॉब्लम होती है। लास्ट ईयर ज्यादा थी, इस बार अगर देखा जाए क्योंकि बारिश का सीजन बहुत देर तक चला, तो AQI दिल्ली NCR का ठीक ठाक था। लेकिन अचानक से, अब मैं आज सुबह की बात बताती हूँ कि 5:45 के आसपास मैंने जब बालकनी से देखा तो हल्का हल्का रोशनी हो रही थी, लेकिन वो पूरा धुंधला सा नजर आ रहा था। लेकिन एक अच्छी खबर जब मैं ऑफिस पहुंची तो ये आई कि 1 जनवरी तक पटाखे जो है बैन कर दिए गए। कम से कम अब पटाखों वाला पोल्यूशन नहीं होगा। हालांकि पराली वाले पोल्यूशन से अभी भी हमें सावधान रहना होगा। बिल्कुल, आपको बता दें, दिल्ली की आबो हवा को खराब होने से रोकने के लिए सरकार के स्तर पर कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं। सरकार का फोकस एंटी डस्ट कैंपेन पर होगा। गुड न्यूज टुडे की कोशिश है कि ऐसी तमाम पहलुओं को आप तक पहुंचाया जाए जिससे दिल्ली को अच्छी हवा की सौगात मिल सके। सर्दियों के दस्तक देने के आसार के बीच दिल्ली NCR के मौसम में एक और बदलाव प्रदूषण के लेवल में देखा जाता है, जिसको लेकर इस बार सरकार ने पहले से कुछ तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि राजधानी दिल्ली की हवा में बढ़ने वाली प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। हालांकि दशहरे पर हुई आतिशबाजी और रावण दहन सबकी वजह से AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 224 पर जरूर पहुंच गया, जिसे खराब श्रेणी का माना जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2015 के बाद इस साल अक्टूबर में सबसे देर से ऐसी नौबत आई जब हवा की गुणवत्ता खराब हुई, यानी 2024 में लोगों को प्रदूषण से ज्यादा समय तक राहत मिली। विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से हमारी कोशिश यही हो रही है कि कैसे, और क्योंकि सर्दियां जो बढ़ेंगी, मौसम प्रतिकूल होगा, तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है, हवा रुक जाती है, बारिश बंद हो रही है, और जो टेम्परेचर डाउन होता है तो उसका असर दिल्ली पे पड़ता है। उसको कैसे कम किया जाए, इसीलिए हम तमाम विंटर एक्शन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि राजधानी दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण के लेवल को कम किया जाए। इसके लिए दिल्ली सरकार अपने एंटी डस्ट कैंपेन के तहत बायो डिकम्पोजर का छिड़काव, पौधारोपण और पटाखों को लेकर जागरूकता जैसे कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। और तो और कंस्ट्रक्शन साइट्स की निगरानी भी की जा रही है, ताकि नियमों का उल्लंघन न होने पाए। इस एंटी डस्ट कैंपेन के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। जैसे कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि जो दिल्ली में 200 दिनों के जो अच्छे दिन मिले हैं, उसमें बारिश का एक अहम रोल है। तो हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से कि इमरजेंसी मेजर्स के रूप में आर्टिफिशियल रेन की तैयारी के लिए तुरंत बैठक बुलाएं, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी उसको और कंट्रोल किया जाए। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी अगली गुड न्यूज भी माया नगरी से ही आ रही है। मुंबई के मुसाफिरों के लिए गुड न्यूज ये है कि आज आधी रात से मुंबई आने जाने वाले हल्के वाहनों पर टोल टैक्स नहीं होगा। यहाँ के सभी 5 टोल फ्री हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि हल्के वाहनों में कार, डिलीवरी वैन, छोटे ट्रक, जीप, वैन वगैरह आते हैं। जाहिर है छोटी गाड़ियों को मिलने जा रही इस रियायत से मुंबई के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। त्योहारों की बात हो और अपनों का साथ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए फेस्टिव सीजन आते ही हमारे दिल में खुशी की हर लहर सी दौड़ पड़ती है। एक दूसरे से जुड़ने के लिए हम उत्सव मनाते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ हर जगह खूब सारे त्योहार पूरे उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। जी हाँ, हर साल त्योहारों का मौसम ही तो इसके जश्न के साथ खुशियां अपार लेकर आता है।
वो कहते हैं ना, जब हम जिंदगी की भागदौड़ से परेशान रहते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। इसलिए जरूरी है तीज त्योहार साथ मिलकर मनाएं ताकि ये नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाए। और ये अभी निकली भी होगी, अभी और निकलेगी जब दिवाली आएगी। और उसके साथ साथ, क्योंकि त्योहार का मतलब गुड न्यूज टुडे, और त्योहार का मतलब तैयारियां होती हैं, क्योंकि तैयारियों में हम जितने एफर्ट्स डालते हैं उतना ही हम ज्यादा खुश रहते हैं। तो सारे एफर्ट्स, सारी तैयारियां, सारे रंग, सारे कलर्स हम आपके लिए लेकर आएंगे सिर्फ और सिर्फ चाय पर चर्चा में और गुड न्यूज टुडे पर। रहिए हमारे साथ।